सही। कब गुड इवनिंग बच्चों, आज जो है क्लास 7 का और यह पार्ट दूसरा है और चैप्टर 8 है और जो इस हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है, यानी कि हिस्ट्री आज तुम्हारा समाप्त हो गया और कल से दूसरा यानी कि जो सिविक्स है उसको अगले नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बनता है, उसे ध्यान से देखो। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारों प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि देखो, सबसे पहले कि मान ली कि अवध या बंगाल का जो भी वहाँ का सूबेदार था वह अपना शासन वर्चस्व बैठाना चाहते थे, इसीलिए वहाँ के जागीरदार जो भी है यानी कि जागीरदारों प्रथा को हटाना वह चाहते थे। देखो इसमें क्या क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो और उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अवध और बंगाल के नवाबों ने निम्नलिखित कारणों से जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। देखो कैसे कैसे कोशिश की। वे मुगलों द्वारा आरंभ की गई जागीरदारी प्रथा को संदेह को दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनका इस प्रथा पर विश्वास नहीं था। अवध और बंगाल सुबह का यानी कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए इन दोनों राजस्व ने राजस्व वसूली के लिए यानी इजारेदारों के साथ ठेकेदार कर लिए थे, इसलिए उन्हें मुगलकालीन जागीरदारी की आवश्यकता न थी। इजारेदारी प्रथा को मुगलों को पसंद न थी। उनके पतन के साथ सारे भारत में यानी पतन के बाद सारे भारत में फैल गई थी। उपरोक्त कारणों के कारण नए उदय हुआ लगभग सभी राज्यों ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना आरंभ कर दिया और तथा उसके स्थान पर इजारेदारी व्यवस्था को अपना लिया गया। तो इस प्रकार इजारेदारी यानी जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा को अपना लिया गया। तो देखो यानी मुगलों द्वारा बनाई गई ये प्रथा को इन लोगों ने समाप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया? देखो सिखों को कैसे संगठित किया, भारत में एक संगठित राज्य के रूप में उभरा। देखते हैं कैसे संगठित किया 18वीं सदी में, ध्यान से सुनो। गुरु गोविंद सिंह की द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही सिखों ने अपने आप को सैन्य तथा राजनीतिक रूप में स्थापित करना आरंभ कर दिया। सिखों के संगठित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में समझा देते हैं। सिखों के 10वें गुरु मुख्य रूप से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, लेकिन सिखों के जो 10वें गुरु थे जिनका जन्म गुरु गोविंद सिंह थे पटना में था, वही मुख्य रूप से यह भूमिका कैसे कैसे निभा रहे हैं। देखते हैं सिखों को गुरु के कैसे प्रसार पर। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों का उदय हुआ और 1708 ईस्वी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, कितने मृत्यु में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनको उत्तराधिकारी बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। सिख शासक को सार्वभौमिक रूप देने के लिए खालसा के अधीन सिक्के चलाए गए। जत्थों और मिसलों के द्वारा रूप से संगठित होने के सिखों शक्ति में वृद्धि होने लगी। खालसा ने जत्थों और मिसलों को मिलाकर खालसा दल की स्थापना की, जो एक सैनिक दल था। रंजीत सिंह ने सभी मिसलों को एक करके एक शक्तिशाली सिख राज पंजाब का गठन किया। सिखों को मुख्य राज्य तो है पंजाब में, अभी भी देखेगा मुख्य रूप पंजाब का ही। जो भारत पाकिस्तान जब बटा तो कुछ भाग अभी भी पाकिस्तान में चला गया है, समझ में। तो यह मुख्य रूप से खालसा पंथ की स्थापना की और किस प्रकार मुख्य रूप से सिखों में जो मिसलों में बांटा गया था उसको राजा रंजीत सिंह ने एक करके और बहुत अच्छे राज्य किया। अभी भी उनका जो है खानदान अभी बचा हुआ है, जैसे बादल सिंह तरह तरह के जो कांग्रेस के नेता भी हुए हैं जो अभी उनके खानदान बचे हुए हैं। चलो नेक्स्ट है कि मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी राजा अपना विस्तार करता है, दक्षिण भारत का राज्य दक्कन, जो दक्कन के पार यानी कि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो क्यों करना चाहते थे?
कोई भी राजा अपना विस्तार करना ही चाहिए, अपना शक्तिशाली वर्चस्व स्थापित करने के लिए चाहते थे। ठीक है, देखो क्यों करना चाहते थे और ध्यान से सुनो। देखो निम्नलिखित कारण थे, क्या थे? दक्षिण में विजयनगर के पतन के बाद कोई भी शक्तिशाली राजा न था जो मराठा के विस्तार को विरोध कर सके। उसके उत्तर में शक्तिशाली मुगल सम्राट था जिसके वह पार कर सकते थे, इसलिए उत्तर की ओर विस्तार नहीं किया, क्योंकि उत्तर में जो था मराठों के उत्तर में मुगल शासक था, तो मुगलों से पार कर सकता था, इसलिए वह दक्षिण की तरफ यानी जाना चाहते थे। ठीक, तो इसलिए उसे और विस्तार करना है। देखो आगे है, यानी मराठी एक तरफ से मुगलों, दूसरी तरफ से निजाम हैदराबाद तथा तीसरी तरफ से मैसूर से घिरा हुआ था, इसलिए उनके पास दक्कन की ओर विस्तार करने के अलावा कोई चारा नहीं थे। देखो एक तरफ उत्तर से मान लीजिए कि मुगल था, दक्षिण से हैदराबाद और एक तरफ मैसूर से भी मैंने मैसूर से घिरे हुए थे, जिस प्रकार वह दक्कन की ओर भागना चाहते थे, यानी अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे। तो आगे नेक्स्ट है कि आसफ जहां ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया। देखो आसफ जहां तुम अभी भी पढ़ा है कि तुमको देखो कि आसफ जहां तुमको बता दे कि यह हैदराबाद के राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आसफ जहां हैदराबाद राज्य की स्थापना की। और मजबूत बनाने के लिए तुमको यानी क्या क्या किया उसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। आसफ जहां के बारे में ध्यान से सुनो। निजाम उल मुल्क आसफ जहां, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह यानी फर्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसने हैदराबाद में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। क्या क्या कार्य किए? ध्यान से सुनो। आसफ जहां ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिकों का प्रबंध उत्तर भारत से किया। उत्तर भारत के सैनिकों भी दक्षिण भारत में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मुगलों के समान ही मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। वह मुगल शासक के अधीन रहकर भी स्वतंत्रपुर के राज्य के यानी कि शासन करता रहा। अपने शासन के साथ मुगल शासक का नाम जुड़ा होने से जनता ने भी उसको जल्दी स्वीकार कर लिया और उसने राजस्व एकत्रित करने के लिए इज़ेदारी व्यवस्था को अपनाया। कौन व्यवस्था अपनाया? आसफ जहां हैदराबाद की स्थापना किया और इज़ेदारी प्रथा को अपनाया। चलो देखते हैं नेक्स्ट लास्ट है कि क्या आपके विचार में से आज महाजन और बैंकर उसी तरह से प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं सदी में। देखो महाजन और बैंक, गांव में जो लेन देन होता है पैसा का उसे महाजन कहते हैं। जो बैंकर, बैंक में जो हम लोग पैसा उछालते हैं बैंक है। तो आज 18वीं सदी में वह व्यवस्था कैसे था उसके बारे में ध्यान से सुनना है। अभी तो तुम लोग जान रहे हैं कि महाजन क्या है और 18वीं सदी में के बारे में जानना है कि उस समय की क्या स्थिति थी। देखते हैं कि उस समय की 18वीं सदी में कैसी स्थिति थी। ध्यान से सुनो। तो यानी नहीं, बिल्कुल नहीं। 18वीं सदी के बैंकरों और महाजनों को की स्थिति आज के दौर में कमजोर हो गई है। इसके लिए निम्नलिखित कारण थे। देखो उस काल में जनसाधारण के पास इतनी अतिरिक्त ऋण लेने का कोई साधन न था, जबकि उसका अनेक सरकारी संस्थाएं सस्ती दरें और ऋण उपलब्ध करवाती थी। उस काल में जनता के अशिक्षित होने के कारण झूठे दस्तावेज से यह वर्ग उन जमकर शोषण करता था, परंतु आज की यानी जनता शिक्षित है। उस काल में शासक वर्ग प्राय इस वर्ग का सहयोग करता है, जिसके कारण वह यह अपनी इच्छा की ब्याज दर पर ऋण देते हैं, परंतु आज कानून के माध्यम से ब्याज की दर का निर्धारण हो चुका है। लेकिन उपरोक्त कारणों से स्पष्ट कि आज के दौर में बैंकों और महाजनों को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो उससे मध्यकाल से। देखो सबसे पहले वह स्थान आज जो है सरकार कानून बनाती है कि इतना परसेंट लो, ब्याज दर इतना परसेंट घट बढ़ करता है, यानी आरबीआई बनाता है। पूरे बैंकों का बैंकर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रुपया पैसा देखता है। बैंकों का बैंक है, वह नीति बनाता है, सरकार कानून बनाती है कि इतना दर रिपोर्ट लेना है कि रिवर्स रिपोर्ट। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो उसके बारे में समझें कितना ब्याज देना है जब लोन लेने जाएगा। लेकिन उस समय वैसा स्थिति की जगह जगह देखकर स्थिति को देखकर भी उससे कुछ अलग अलग तरीका था। ठीक है, तो इतना ही है बच्चों। और अगले नेक्स्ट डे से जो है यानी नागरिक यानी सिविक्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।